नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 11 साल बेमिसाल। तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें, 11 साल पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें, सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 11 सालों में जो काम किए हैं उसको लेकर ये प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबी हटाओ का नारा लेकर नहीं चले हैं, हमने कल्याण करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसी तरीके से अति गरीबों में 80% की कमी आई है। इस दौरान नड्डा ने स्वच्छ भारत अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो हमें स्वच्छ भारत अभियान का सीधा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजने, डीबीटी ट्रांजैक्शन में करीब 130 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जनधन बैंक खातों, आधार कार्ड और मोबाइल के गठजोड़ ने 3.9 लाख करोड़ रुपए की लीकेज को रोका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1995 में नरसिम्हा राव के समय में चिनाव ब्रिज का शिलान्यास हुआ था। अटल जी ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना किया। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और 6 जून 2025 को इसको देश को समर्पित किया है। समस्याओं को टालते रहना हमारी सरकार की नीति नहीं है और न ही रीति है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करने की कोशिश की है, चिंता की है और उनकी चिंता के निदान की कोशिश की है। उनके जीवन में सुधार लाना ही हमारा उद्देश्य है और विकसित भारत की ओर हम छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डायरेक्शन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। ये नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को। नरसिम्हा राव
जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये समस्याओं को टालते रहे, ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा। और हमारी खास पेशकश में अगली खबर की बात करते हैं। सीएम के दौरे से पहले लापरवाही या साजिश। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में अल्फा जियो कंपनी द्वारा डीजल व गैस की खोज के दौरान विस्फोट किया गया। इससे ग्रामीण सहम गए। सूचना पर विधायक सुरेश्वर सिंह समेत हजारों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। आपको बता दें कि जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जनपद में हड़कंप मच गया। विस्फोटक सामग्री के साथ तकरीबन 36 से अधिक बंगाली मजदूरों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, इन बंगालियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। विस्फोटक बरामद होने से नाराज भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल मामले की जांच करवाते हुए मुख्यमंत्री के दौरे को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। बताया जा रहा है कि अल्फा जियो लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा डीजल पेट्रोल की तलाश को लेकर बड़े पैमाने पर जमीन खोदकर विस्फोट सामग्री डालने का काम किया जा रहा था। अल्फा जियो लिमिटेड कंपनी के इंजीनियर व मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुमति ले रखी है। वह क्षेत्र में प्राकृतिक गैस व डीजल पेट्रोल के स्रोतों की जांच कर रहे हैं। उनके पास बरामद विस्फोटक द्वितीय श्रेणी का विस्फोटक है, अमोनिया नाइट्रेट है। इसका प्रयोग सर्वे में किया जाता है। वहीं विधायक सुरेश्वर सिंह ने घटना को जिला प्रशासन की बड़ी चूक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधान की सूचना पर गांव पहुंचे तो खेतों में विस्फोट लगा मिला। जानकारी पर पता चला कि कर्मियों ने तहसीलदार के साथ गाली गलौज की है। वहीं डीएम एसपी को सूचना देने के घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। एएसपी भी सूचना देने के 1.5 घंटे तक उस स्थल तक नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सैकड़ों विस्फोटक मिलना चिंताजनक है, ये विधायक ने कहा। इस मामले में अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व और पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची है। जिस कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर डीएम ने भी मीडिया को जानकारी दी। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को सील किया है। वहीं जांच के लिए बम स्क्वाड को बुलाया गया। अब विधायक की नाराजगी को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पीएससी जवान और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस दौरान विधायक सुरेश्वर सिंह का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुना देते हैं। 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फोन, हमने एसपी को फोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फोन किया, हमने एडीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीएम साहब को फोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया। इतनी बदतमीजी। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है
कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उन मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती। दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहां ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा। उसके बोर्ड लगेंगे और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकार का विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है। रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब अधिकारियों का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है? अधिकारी और उस जो कंपनी बताई जा रही है उस कंपनी के इंजीनियर और डीएम का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुना देते हैं। ग्रामीणों में आक्रोश देखा, विधायक आक्रोश देखा गया, आप मौके पर पहुंचे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पहुंचा है। ये क्या मामला है और क्या इसमें कार्रवाई कर रहा है? देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके में और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पर कार्य किया जा रहा था तो जो SOP थी उसका पालन नहीं किया गया, न ही स्थानीय स्तर पर कोई सूचना दी गई थी पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया, माननीय विधायक जी भी मौके पे ये इस बारे में। और अब हम बात करेंगे होटल हनीमून और इंदौर से शिलोंग हनीमून पर गए नवविवाहित जोड़े की कहानी ने अब रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ ले लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी की रहस्यमयी गुम के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने अपने प्रेमी और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद वह नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उसे गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का अपने ही फर्म में काम करने वाले राज कुशवाहा से संबंध था। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा और फिर सोनम ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सोनम राज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या को अंजाम दिया। वारदात शिलोंग के डेकर क्षेत्र में हुई, जहां राजा की लाश गहरी खाई में मिली है। मेघालय पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस मामले में अब तक 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 इंदौर से हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है। सोनम ने खुद गाजीपुर के नंदगंज थाने में आत्मसमर्पण किया है, जहां से उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में लिया गया है। मेघालय पुलिस ने इस जटिल जांच में SIT, SDRF, NDRF और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से सफलता हासिल की और बताया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। वहीं इस मौके पर आपको बता दें, परिजनों ने भी अपनी बात रखी। पुलिस ने इसे अंतर्राज्यीय समन्वय की सतत प्रयासों की बड़ी उपलब्धि बताया। इस दौरान ने अपनी बात रखी। साथ ही यूपी के
लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने बताया कि सोनम ने अपने परिवार से मोबाइल से संपर्क किया था। फिर परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस की सूचना पर यूपी पुलिस ने गाजीपुर जिले के वाराणसी हाईवे के ढाबे से सोनम को हिरासत में लिया है। फिलहाल उसे मेडिकल के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और मेघालय पुलिस को उसे सौंप दिया जाएगा। देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये तो क्या सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता, माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है, इस चीज का माँ बाप को पता है, और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। देखिए, पहली चीज़ तो ये, सोनम को पकड़ा नहीं गया था। सोनम को गोविंद द्वारा जो है यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी। उस प्रकार से सूचना के बाद में यूपी पुलिस आई है और सोनम को लेके गई थी। पकड़ा तो नहीं गया था, ये हमारा मानना है। कि बातचीत उसमें हुई थी इस टाइम पे गोविंद से। गोविंद ने ये कहा था, मैंने यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया और उसके साथ में गोविंद के बात करने के बाद यूपी पुलिस और फिर गोविंद तो सोनम को लेके गई है। कुछ लग रहा है 3 लोगों को पकड़ने की बात आ रही है। नहीं, इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है इसके अंदर है। इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है, वो 3 लोगों में जानता नहीं हूँ। उसमें चौथा नाम जो आया है राज कुशवाहा का, उसका नाम जरूर सुना मैंने है, तो उसमें थोड़ा डाउट कर सकता हूँ मैं। बाकी इसमें राज कुशवाहा है, ये राज कुशवाहा वही है जो इनकी कंपनी में काम करता था। लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद ने बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ। बस अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊँ। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में प्राइम सस्पेक्ट सोनम को आखिरकार यूपी पुलिस ने डिटेन किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए यूपी के डीजी एलओ अमित सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके सोनम को आप लोगों ने ट्रैक किया, कैसे क्या मदद मिली? सोनम ने स्वयं सूचित किया अपने परिजनों को अपनी मौजूदगी के बारे में। वो काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ पुलिस को मिली। उन्हें तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। गाजीपुर पुलिस, मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। एमपी पुलिस भी संपर्क में है और इनकी टीम रास्ते में है और बहुत ही जल्दी ये वहाँ पहुंचकर अपनी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। ऐसी कोई पूछताछ हुई सोनम से कि वो अब तक कहाँ रही, 16 दिन से क्या कर रही? नहीं, यूपी पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई। ये कार्य जो लीड इन्वेस्टिगेटिंग टीम मेघालय पुलिस की वही करेगी। अब सोनम को हैंडओवर कैसे किया जाएगा मेघालय पुलिस को? मेघालय पुलिस आकर सोनम को अरेस्ट मेमो सर्व करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे वांछित घोषित कर दिया है। उसके बाद उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर वो अभियुक्त को मेघालय ले जाएंगे और वहाँ आगे की कार्रवाई, इंट्रोगेशन इत्यादि करेंगे। हो सकता है पर पुलिस रिमांड लेकर पूरे सीन रिक्रिएशन किया जाए, फॉरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा किए जाए, लेकिन ये पूरा डिस्क्रिप्शन मेघालय पुलिस का ही होगा। करने के लिए तो प्राइम सस्पेक्ट है सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड में, और अब मेघालय पुलिस उसको यूपी पुलिस से हैंडओवर लेगी और जरूर इस पूरे घटना का रिक्रिएशन किया जा सकता है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या किस वजह से और किन परिस्थितियों में हुई है। अब सोनम 16 दिनों बाद कैसे अब मेघालय पुलिस के जब हाथ लगेगी तो पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा और जरूर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम के कौन कौन लोग शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं लव या मर्डर के स्क्रिप्ट। 28 दिन की शादी, शिलोंग में खौफनाक एंडिंग हुई है। विवाह के 12 दिन बाद पति की हत्या हुई। हनीमून पर हत्या का प्लान तैयार किया गया। आपको बता दें 28 दिन की शादी, शिलोंग में खौफनाक एंडिंग हुई। विवाह के 12 दिन बाद पति की हत्या।
लव स्टोरी या मर्डर स्क्रिप्ट, इसमें हनीमून पर हत्या का प्लान, प्रेमी राज को मिला प्यार जबकि पति राजा को मिली मौत। क्या यही है सोनम का सच्चा प्यार? दूर की लाली के पीछे छिपी थी खूनी चाल। व्रत किए, 7 फेरे लिए, फिर कर डाली हत्या। जंगल, झरना और सोनम का खेल बेनकाब हुआ। लव स्टोरी ये मर्डर स्क्रिप्ट बनकर रह गई। ये फोन कॉल में मासूमियत असल में खूनी साजिश निकली है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की बारी पूरी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। देश के हर गांव, हर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की बारी पूरी तैयारी। उत्तराखंड प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें, पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया है। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसको मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। ओबीसी की सिफारिशों को लागू कर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है। तो उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्रिपरिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी। और अब हम बात करेंगे गर्मी की मार, लोग हो रहे बीमार। खबर कानपुर से है, जहां दिन बीतने के साथ मौसमी गर्मी का प्रकोप से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। दिन का तापमान बढ़ रहा है और लगातार 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का लगातार जारी है। मरुस्थलीय गर्म हवाओं से निजात दिलाने में गमछा और छाते भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पानी सहित अन्य तरल पदार्थ लेना सभी की मजबूरी बनी हुई है। वहीं केपीएम अस्पताल के डॉक्टर यादव ने लोगों को दोपहर के समय खुले में न निकलने और पानी के साथ ORS इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मौसम की मार से उल्टी, दस्त और पेट दर्द के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। घर से निकलते समय अच्छे से ढक के निकले, पानी पिए पर्याप्त मात्रा में और हो सके तो बाहर 11 बजे से लेकर के 3-4 बजे निकले और जरूरी हो तो ढक के निकले, अपने साधन से निकले, अपना ख्याल रखें, खासतौर से बच्चों को और बुजुर्गों को और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत। इस अस्पताल में तो गर्मी से के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ जो
पर्याप्त मात्रा में कूलर है, बड़े कूलर हमने वार्डों में लगवा दिए हैं, वे साफ चलते हैं। और जो ज्यादा गर्मी थी इसलिए वार्डों में लगे हुए हैं उनको भी चालू कर दिया जाता है। में गर्मी से बुरा हाल है, आसमान से आग बरस रही है और अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, अगर निकल भी रहे हैं तो गमछे और छाते को प्रयोग करके घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी भी ये मौसम 3 दिन तक गर्मी बढ़ेगी, तब कहीं आगे जाकर लोगों को आराम मिलेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और अब हम बात कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण, बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद स्तनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के मूर्तिहार रेंज में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। देर रात प्रशासन की टीम ने जंगल के भीतर बनी 4 मजारों को अवैध अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में लक्कड़ शाह, चमन शाह, भंवर शाह और सैनशाह नामक मजारों को हटाया गया है। आपको बता दें कि लक्कड़ शाह की मजार, जिसे बड़ी दरगाह के रूप में जाना जाता है, मूर्तिहार रेंज के घूमना जंगल क्षेत्र में स्थित थी। ये मजार वन विभाग ने इस अभियान को गोपनीय ढंग से अंजाम दिया। देर रात आधा दर्जन से अधिक बुलडोजरों की मदद से मजारों को गिराया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मजारों का निर्माण वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के रूप में किया गया था। विभाग की माने तो यह कदम लंबे समय से जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान का ये हिस्सा था। ये अभियान, हालांकि इस कार्रवाई से स्थानीय मुस्लिम समुदाय को भी देखा जा रहा है। शाम को ही शुरुआत किया था और एक बार शुरू कर दिया तो उसको खत्म करने का है, इसीलिए वो देर रात तक चल रहा है। सर, ये बताने के जो रजिस्ट्रेशन है उन्होंने दिया है 1986। रजिस्ट्रेशन के पास डॉक्यूमेंट नहीं करने को उसको दिखाना संपत्ति जी। बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन है उसका 1986 के उन्होंने एक ही डॉक्यूमेंट दिया हमको, वक्फ बोर्ड की संपत्ति। वहाँ पर मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, बाहर रोका जा रहा है, अंदर जाने प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है जी। वहाँ पर देखिए वो कोर एरिया है, स्तनिया घाट का वन्यजीव क्षेत्र का कोर एरिया है और वहाँ पर कभी भी बाघ, तेंदुआ कभी भी और मानव वन्यजीव संघर्ष कभी भी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अगर भारी मात्रा में लोग जाएंगे वहाँ पर दिक्कत होगी। देखिए इसको हमारे रेंज अफसर ने ये बताया कि ये अधिकृत रूप से वहाँ पर स्थापित किया गया, उसके ऊपर सुनवाई करके उसका अतिक्रमण घोषित किया गया। सर, जो उनको उनके लिए निर्धारित मार्ग है, उसी में से वो लोग जाते हैं। अगर उसके उस मार्ग से जाएंगे तो निश्चित अतिक्रमण की कार्रवाई लक्कड़ शाह, चमन शाह, भंवर शाह और शहनशाह, इन 4 मजारों के ऊपर की। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़।